हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टीजीटी की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी आउट होने वाली है और अब तो गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया है कि जो आपकी एग्जाम होंगे वो रेगुलर जैसे किए जाते थे वैसे उसी बेसिस पे होंगे। और इसमें थोड़ा सा ये चेंज किया गया है कि पेपर पैटर्न, पेपर जो अटेम्प्ट करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया हुआ है। तो चलो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आज जो है वो हम इस सेशन में एचपी टीजीटी कमीशन के लिए केमिस्ट्री से जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम जो है वो उन्हें करेंगे। सो आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज जिंक एंड मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज। आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जिंक और मर्करी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी जो है वो बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते हैं, ना तो वो कलरफुल कंपाउंड्स देते हैं। और वो ऐसे क्यों होता है? तो देखो, अगर मैं जनरल सी बात करूं तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना आपके, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा ये जो होते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं और ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जो है वो देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डी डी ट्रांजिशन। अब वो कह रहा है कि जिंक और मरकरी जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सॉफ्ट, their d shells are complete, they have only 2 electrons in the outermost subshell, या फिर their d shells are incomplete। आप देखो, अगर shells incomplete होती तो मतलब कि वहां पे क्या होते? लोन पेयर्स प्रेजेंट होते, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते तो वहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, और अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती दैट मींस कि वहां पे आपको कलर्ड कंपाउंड्स देखने को मिलते। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सॉफ्ट ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में नहीं होते हैं, लेकिन बात साथ में डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो मैटर करते हैं। सो द राइट आंसर इज देयर डी शेल्स आर कंप्लीट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जिंक की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d10 4s2 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है। सेम ऐसे ही जो है वो मरकरी के केस में भी होगा, वहां पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होगी। एस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फुली फिल्ड होंगे, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट। That is why zinc and mercury do not show the variable oxidation state due to their d shells are complete. So the right answer is option B. Clear है? चलिए नेक्स्ट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सभी ने पढ़ा होगा और आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका हुआ है ऑलरेडी। सो बताओ कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस वजह से होता है, क्या इंक्रीज होने की वजह से होता है? देखो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस है उसमें एक जो है वो लगातार जो है वो डिक्रीज देखने को मिलता है ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 6s इलेक्ट्रॉन एंड द 4f इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई जहां पे साइज इंक्रीज होना चाहिए था वहां पे साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अच्छा हो जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाती है 4f इलेक्ट्रॉन्स की। दैट इज व्हाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ वो कहता है चलो आगे देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ सक्सेसिव डिक्रीज इन द ionic radius of the lanthanide animals, poor shielding of the 6s electrons from nuclear charge by the 4f electrons makes the atom smaller than expected। So या तो ऑप्शंस में आपको ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ऑप्शन दिया होगा या फिर वहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑप्शन में दिया होगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है क्योंकि एफ ब्लॉक से ये पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चल नेक्स्ट देखते हैं, What form does nitrogen take in plants? प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन देते हैं सॉइल से। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जो है वो सभी ने पढ़ा होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और प्लांट्स जो है वो उसे इनटेक करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्लांट्स जो नाइट्रोजन टेक करते हैं, इनटेक करते हैं फ्रॉम द सॉइल, वो किस फॉर्म में करते हैं? एंड द ऑप्शंस आर अमोनिया,
एमाइड, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एमाइड और नाइट्राइट तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। दो ऑप्शन, या तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। अब देखो जो प्लांट्स है वो अमोनिया नहीं, वो अमोनियम आयन दैट इज NH4 पॉजिटिव आयंस की जो है वो इनटेक करते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन टेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट आयंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो अमोनियम जो है वो वहां पे रिलीज किए जाते हैं नाइट्राइट्स की फॉर्म में, जो है वो आगे जाता है, और जो मेन कंपाउंड है यहाँ पे वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है प्लांट्स इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है which of the following statement about the hypophosphorus acid is incorrect? अगर मैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करूं सो इट्स फॉर्मूला इज H3PO2 और इसे जो है वो फॉस्फेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और अगर मैं फॉस्फोरस की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं देन इट विल बिकम +3 + x -4 = 0। तो ये बन जाएगा x = +1। तो चलो ये नॉर्मल सी चीजें थी। और अच्छा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं H3PO2 तो ओके यहाँ पे ऐसे ही ये चीज आएगी। सो दैट इज द दिस वन इज द स्ट्रक्चर H3PO2। तो वो क्या कहता है यहाँ पे, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? दिस इज नॉट द फॉस्फोनिक एसिड, दिस इज व्हाट फॉस्फेनिक एसिड जो है वो इसे कहा जाता है, नॉट द फॉस्फोनिक। सो दिस इज द मोस्ट जो सबसे पहला जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है। इट इज अ मोनोबेसिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसेबल के लिए जो है वो सिर्फ एक ही OH आयन जो है वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ एक OH आयन को हम रिप्लेस करके जो है उसकी एसिडिटी के बारे में या फिर उसकी बेसिसिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर हमने एसिडिटी बताना है तो हमने H पॉजिटिव आयन्स देखने हैं, और अगर हमने बेसिसिटी के बारे में बताना है तो वहां पे हम OH नेगेटिव आयन्स की प्रेजेंस को देखते हैं कि कितने OH नेगेटिव आयन्स जो हैं वो रिप्लेसेबल हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक है, दैट इज व्हाई इट इज मोनोबेसिक एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला H3PO2। सो दिस इज आल्सो द राइट। सो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर हियर एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज द राइट आंसर कि जो हाइपोफॉस्फोरस है उसे फॉस्फोनिक एसिड नहीं बल्कि फॉस्फेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन एसिड स्ट्रेंथ इज। अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहां पे जो सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल एलिमेंट है, वो सभी केसेस में क्या है? सेम है, और उन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा होगा तो वहां पे एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो एंड रिमेंबर दिस, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द एसिडिटी। सिर्फ इतनी बात जो है वो आपको याद रखनी है कि जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहां पे एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या HCl, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की निकालू देन इट विल बिकम +1 + x -2 देन इट विल बिकम x = +1। यहाँ पे आ जाएगी +2, यहाँ पे आ जाएगी +3 और यहाँ पे आ जाएगी +4। आप चाहे निकाल के भी देख सकते हो, +1 + x, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, -4 2 8। ओके 7 जो है वो यहाँ पे देखने एक बार निकाल ही लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे आ गई थी +1, यहाँ पे देखो H की +1 + x, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा -4, x = आ गया आपका +3, यहाँ पे आ जाएगा आपका +1 + x -6 दैट इज x = +5, ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है +1 + x -8 = 0, x +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। तो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? HClO4 की है। तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है उतना ही ज्यादा जो है वो एसिडिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is incorrect for group 15 elements? Group 15 elements कौन सा होता है? नाइट्रोजन फैमिली, न्यूज़पेपर, आज सब बिकेगा। मैंने तो इसको ऐसे लर्न किया हुआ है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द निकोजन, क्योंकि ये सफोकेटिंग गैस की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं।
अब वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज 1, 2 एंड 3, मतलब जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूँ कि अगर मुझे उसको रिमूव करना है तो यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देन सेकंड और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल से निकला फिर p ऑर्बिटल से निकला, तो वहां पे क्या है, स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपकी करेक्ट है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही आप s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे वो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा, p ऑर्बिटल आ जाएगा, वहां पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड वी नो दैट कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। दैट इज व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन द अदर वन। एंड नेक्स्ट है आपका द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज द राइट स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जो है वो पूछा हुआ था। और नेक्स्ट है डाइनाइट्रोजन इज द गैस फाइट और अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड, देन इट इज ट्रू, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो बहुत अच्छे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो गैशियस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। आगे जो है वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, और मेटल्स जो है वो मोस्टली जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि डाइनाइट्रोजन क्या है, डायटोमिक गैस है, बाकी के सारे क्या है, सॉलिड्स हैं। मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अच्छे नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं। बिस्मथ जो है वो मेटल है, एंड दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और व्हाई द बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे साइज बड़ा होता जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी, उनको बॉयल और मेल्ट करना क्या है इजी होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है, ना कि इंक्रीजेस होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है वो आता है पेपर में कि ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी को शो नहीं करता है, देन दैट इज द बिस्मथ, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो भी कहीं ना कहीं एलोट्रॉपी शो करता है, दैट इज द अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन जो है वो देखने को मिलते हैं। फॉस्फोरस में व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और ग्रे फॉस्फोरस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और ऐसे जो है वो बाकी भी थोड़ा थोड़ा एलोट्रॉपी को शो करते हैं, बट बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी को शो नहीं करता है। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the washing soda is heated, तब क्या होगा? कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होगी, कार्बन मोनोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, या फिर वाटर वेपर्स वहां पे रिलीज होंगे। तो देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, that is sodium carbonate decahydrate is known as the washing soda। आई होप कि अभी तक आपको ये चीजें जो वो याद होगी होंगी, क्योंकि कॉमन केमिकल नेम से भी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो आप खुद देखो, जब आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, और आपके पास अगर जब ये डीकम्पोज हो गए तो आपके पास Na2CO3 रह जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएंगे, वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलेगी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कि जब भी आप वॉशिंग सोडा को हीट करते हो तो वाटर वेपर्स जो है वो वहां से रिलीज होते हैं। क्लियर? अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत बार हम जो है वो इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसे कहते हैं। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का होता है कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और डेड बर्न प्लास्टर का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एप्सम सॉल्ट जो है वो किसे कहा जाता है। क्लियर? एक एप्सम सॉल्ट आप मुझे बता सकते हो, और एक ग्रीन विट्रोल जो है वो किसे कहा जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट, पेपर में जो है वो ये छोटे से बेसिक से क्वेश्चन जो है वो भी आ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, ओके ये जो मैंने जो बोला था ये वही जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द एल्कली मेटल ओनली फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड M2O ऑन हीटिंग इन एयर।
अब ये सारे के सारे क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जिन बच्चों ने क्लासेस लगवाई हैं उसमें मैंने डिटेल में स्टडी किया है कि क्या क्या यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूँ तो कौन कौन से कंपाउंड एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो दीज आर ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट से ये बिलोंग करते हैं। NS1 जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है और वैलेंसी सिर्फ एक ही होती है सारे में। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो आपको याद होगा कि जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स लाइक M2O की फॉर्मेशन करेगा, और जो आपका सोडियम है वो परऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, जो अदर एलिमेंट्स लाइक दीज, ये जो है परऑक्साइड और साथ में सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जब मैंने ये क्लासेस में पढ़ाया हुआ है तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कि जो लाइटर एलिमेंट्स हैं और जिनका साइज छोटा है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से वो सिर्फ जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास उतनी ही वैलेंसी है, उसके पास उतने ही ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1:2:1 होगी, उसके आगे उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो इससे ज्यादा उसके पास ऑर्बिटल्स हैं। दैट इज व्हाई नॉर्मल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथियम, sodium form the peroxide and other higher elements form the peroxide as well as the superoxides। क्लियर है। और ये भी एक और बात याद रखनी है कि जो मेटल्स हैं जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो वो किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक इन नेचर जो है वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम को मैं हाइड्रोक्साइड OH के साथ रिएक्ट करवाऊं तो NaOH बनेगा, और NaOH इज व्हाट, स्ट्रॉन्गली बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे ही LiOH क्या है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और इनवर्स नॉन मेटल्स जब ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो आज ये 2-3 पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, और एक जो इससे पहले था कि जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है सोल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। इसमें से सोल्वे प्रोसेस का यूज जो है वो किसकी प्रेपरेशन के लिए किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा काम नहीं है, सो मैं बता देती हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में जो है वो सोल्वे प्रोसेस का यूज जो है वो किया जाता है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है, और अमोनिया की प्रोसेस के लिए NS3 ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, इसकी प्रोसेस का नाम क्या है, हैबर्स प्रोसेस। तो ये चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ, कि जो आपके फ्लैश बल्ब्स होते हैं उसमें जो उसकी वायर होती है वो किससे बनी होती है, मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर या बेरियम। अब देखो बेरियम तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्वर और कॉपर में से कुछ हो सकता है, बट दे आर वेरी गुड कंडक्टर। उनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो एज कंपेयर टू मैग्नीशियम क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में एक लाइन पढ़ी होगी कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन करके उसको बर्न करते थे तो वहां पे डजलिंग कलर की व्हाइट लाइट की प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती थी। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ वायर ऑफ फ्लैश बल्ब। क्लियर। सो लाइक दिस वहां पे जो है वो मैग्नीशियम का यूज जो है वो देखने को मिलता है। ओके और अगर मैं सिल्वर और कॉपर की बात करूं सो दीज आर व्हाट बेस्ट कंडक्टर है। अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो सिल्वर फर्स्ट नंबर पे आता है, देन कॉपर आता है, बट सिल्वर क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है, दैट इज वाई कॉपर को ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सल्फर एग्जिस्ट इन 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ब्लैंक एंड ब्लैंक। सल्फर जो है वो 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वो कौन कौन सी फॉर्म है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, रोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। अगर अब देखो ये क्या क्रिस्टल लैटिस से जो है वो बिलोंग करते हैं, आप बताओ कि मोस्ट सिमेट्रिकल
मोस्ट सिमेट्रिकल जो है वो क्रिस्टल कौन सा होता है, दैट इज द मोनोक्लिनिक, नॉट मोनोक्लिनिक, इट इज क्यूबिक वन। एंड सबसे ज्यादा जो डिससिमेट्री जिसमें देखने को मिलती है या फिर जो सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल इन नेचर होता है वो कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक। ये पेपर में भी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाउ बैक टू द मेन पॉइंट कि सल्फर जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो आपको याद होगा सल्फर की ना वल्केनाइजेशन करवाई जाती थी और वहां पे वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी करता था। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म में जो है वो सल्फर एग्जिस्ट करता है। क्लियर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सल्फर की टू फॉर्म्स होती है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि आपको प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलेगी और अमोर्फस का मतलब है कि यहाँ पे आपको इररेगुलर बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। क्रिस्टलाइन में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दो जो है वो आपको पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स देखने को मिलती है और अमोर्फस में प्लास्टिक, कोलोइडल और मिल्क ऑफ सल्फर की फॉर्म में चीजें देखने को मिलती हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, यहां से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं तो सल्फर वो कहता है कि सल्फर हैज मोर एलोट्रोपिक फॉर्म than any other elements. These form arise partially from the extent to which sulfur has polymerized. तो देखो S2 की फॉर्म में, S6 की फॉर्म में, S8 की फॉर्म में, Sn जो है वो 2000 से 5000 मतलब इतने सल्फर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अटैच हो सकते हैं। अगर मैं मोस्ट स्टेबल की बात करूं तो S8 रोम्बिक पोजीशन में जो है वो सल्फर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आगे वो कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, रोम्बिक है, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल और अल्फा फॉर्म भी कहते हैं। मोनोक्लिनिक फॉर्म को प्रिज्मेटिक और बीटा फॉर्म कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स अंडरगो रिवर्सिबल चेंज एट द 368.5 केल्विन ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर। और जो आपका S2 मॉलिक्यूल है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है और ये ब्लू कलर में जो है वो प्रेजेंट होता है लाइक द ऑक्सीजन एटम। सो आई होप कि आपको चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वहां पे इररेगुलर बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। अभी आपने रोम्बिक सल्फर देखा, वो क्या था, सिमेट्रिकल था एकदम से क्योंकि वो क्रिस्टलाइन था। अभी हम पढ़ के हटे। ऐसे अगर मैं KCl और CSl की बात करूं तो देखो पोटेशियम और सीजियम क्या है, अल्कली मेटल्स हैं और हमें पता है अल्कली मेटल्स ऐसे होते हैं दैट दे कैन कट विद द नाइफ आल्सो बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। और जैसे आप उनको कट करोगे पीसेस में भी जो है वो क्यूबिक फॉर्म्स की जो है वो फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो दैट इज वाई these three are जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बट ग्लास इज अ रोम्बिक सॉलिड जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि ग्लास जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेंडम से जो है उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड से उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सूडो सॉलिड्स या सूडो लिक्विड्स के नाम से जो है वो इन्हें जाना जाता है। सुपरकूल लिक्विड भी इन्हें कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि ग्लास जो है वो क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो एक अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में प्रेजेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। इनमें से सबसे अच्छी पैकिंग, दैट मींस की पैकिंग एफिशिएंसी में उसकी परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो बताओ इसमें वो कौन से दो हैं जहां पे परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो सिंपल क्यूबिक में देखो, अगर आपको ये डायरेक्ट याद है ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। 52.3% जो है वो देखने को मिलती है। BCC में जो है वो 68% देखने को मिलती है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है BCC से कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कितना होता है, तो 100 - 68 कर दो, 32% जो है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये जो है वो 74% तक जो है वो एग्जिस्ट करती है। दैट इज वाई CCP और HCP में जो है वो सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आप मुझे बता सकते हो। सो प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम। Clear. But according to the question, the right answer is option B, that is hexagonal close packing, and cubic close packing has the highest efficiency packing. और BCC की क्या होती है 68% और सबसे कम किसकी होती है, सिंपल क्यूबिक की। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, which of the following statement about SN2 mechanism is incorrect। इसमें से SN2 mechanism से रिलेटेड
कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर मैं सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है, ट्रांजिशन स्टेट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो देखने को मिलती है, क्लियर है। और साथ में ये बात की ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो चलो वन बाय वन रीड करते हैं, वो उल्टा चलते हैं। वो कहता है देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन। वैसे तो आंसर पहले ही डिस्प्ले हो गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट, क्योंकि वो कहता है द ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल, कि क्या ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है, नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बहुत थोड़े टाइम के लिए जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, सिंगल स्टेप में ये जो है वो एग्जिस्ट करता है, यस दिस इज ट्रू। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड्स करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट्स, यस इट इज ट्रू। एंड देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, दिस इज आल्सो ट्रू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल के बाद जो वो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो वो न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, और आपको जब आपके पास जब प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे क्या होता है, कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, स्टेबल नहीं है, वो क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है इतनी सी बात। और यहाँ से आई होप कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल वो कंपाउंड्स है जिनके ऊपर नेगेटिव साइन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट्स को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम जो है ये बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो लोन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द लुईस बेसिस। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव हो गया, देन अमोनिया आपका हो गया, साइनाइड आयन हो गया, नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नेगेटिव हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा। सबसे पहले क्लोरोमीथेन CH3Cl, टेट्राक्लोरोमीथेन, देन है ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड देन है आपके पास डाइक्लोरोमीथेन। सो हमें एक पॉइंट पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिन्होंने मेरा अमीन्स वाला डेमो लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने ये चीजें जो है वो एक्सप्लेन भी की हुई हैं। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कि जो टेट्राक्लोरोमीथेन है, क्योंकि वहां पे 4 क्लोरीन एटम्स जो है वो प्रेजेंट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। दैट इज वाई उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एज द मॉलिक्यूलर मास एंड द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन increases as well, and therefore boiling point and melting point is high. So the right answer is option B. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं देन इट इज व्हाट, क्या है, CH3 CH3 एंड CF। नेमिंग नंबरिंग की बात करूं तो ऐसे जो है वो नंबरिंग करी जाएगी। तो क्या नाम हो सकता है, 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, एंड देन 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, दिस इज द स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो इसकी नेमिंग जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। दिस इज वेरी इजी, सिर्फ आपको IUPAC नेम करनी थी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, एंड देन देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लगे हुए हैं और उसकी नंबरिंग कर दो, ठीक है, नेमिंग कर दो लाइक दिस, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो इसका IUPAC नेम होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। चलो अब इसमें बताओ कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसमें देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब है कि आपके पास बेंजीन है और वहां पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। मेटा का मतलब क्या है, मेटा पोजीशन पे जो है वो क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन यहीं पे है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। एक जो है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे जो है देखने को मिलेगा, एंड नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है। सो आपको पता है कि जो क्लोरोबेंजीन है, जैसे कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आपको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज जो पैरा है वो क्या है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है,
और क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपरली क्या होता है, फिट होता है, दैट इज वाई सिमेट्री को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए वो कहता है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों, ड्यू टू द सिमेट्री एंड इट हैज वेरी हाई पैकिंग फ्रैक्शन, और ये क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपर्ली फिल हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई हो जाता है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which class of compound show hydrogen bonding even more than in alcohols? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें किसके साथ जो है वो देखने को मिलेगी? अगर मैं फिनोल्स की बात करूं देन इट हैज OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप, ईथर्स में जो है वो ROR जो है वो देखने को मिलता है, दोनों R क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एल्डिहाइड्स की अगर मैं बात करूं तो CHO जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी प्रेजेंट होगी नहीं, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, बट देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ही क्या है, जब हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मेनली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है C6H5CHO is formed when benzene is treated with CO carbonyl and hydrochloric in the presence of anhydrous aluminum chloride. Name of the reaction. इजी है, कर सकते हो, अगर थोड़े थोड़े हिंट भी पता है ना तो आराम से जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखो सबसे पहले अगर मैं इजी वाली रिएक्शन का नाम लूं, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होती है आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। एल्काइलेशन का मतलब है कि कोई भी मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे उसकी एडिशन जो है वो देखने को मिलती है। गेटरमैन-कोच रिएक्शन, रोजनमंड में क्या है, अगर आपको कैटलिस्ट याद हो तो प्लैटिनम और BaSO4 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, इसे लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहा जाता है। और ऐसे ही अगर मैं स्टीफन रिएक्शन की बात करूं तो स्टीफन रिएक्शन में मैंने जो चीज याद रखी थी कि यहाँ पे जो है वो टिन क्लोराइड का यूज जो है वो देखने को मिलता है, तो यहाँ पे तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन में जो है वो बेंजीन के साथ ट्रीटमेंट करवाई जाती है सी और HCl की, और प्रेजेंट किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और वहां पे बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। सी लाइक दिस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या है, आपने कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लिया बेंजीन और एल्काइलेशन है, दैट इज व्हाई कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे CH3Cl। ये रिएक्शन जो है वो ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करी जाती है। वहां पे मेन प्रोडक्ट जो है वो टॉल्यूइन की फॉर्मेशन होगी और HCl जो वो बाय प्रोडक्ट निकलेगा। एंड प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि मोस्टली लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन है वो वुड्स रिएक्शन, वुड्स स्प्लिटिंग, फिंगरस्टीन के ऊपर देखा गया है, तो हो सकता है कि वो चेंज करने के लिए इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं रोजनमंड की बात करूं तो रोजनमंड में क्या याद रखना है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिएक्शन इज स्पेशली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स, और यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आ सकता है ना वो कैटलिस्ट से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। लिंडलर्स कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। हाइड्रोजन प्लैटिनम BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड क्यूनोलिन जो है उसे लिंडलर्स कैटलिस्ट कहा जाता है। और रोजनमंड रिएक्शन में किसकी प्रिपरेशन करी जाती है, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं स्टीफन रिएक्शन की बात करूं, दिस इज व्हाट स्टीफन रिएक्शन। सो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे टिन क्लोराइड का यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साइनाइड जो है उनको कन्वर्ट करवाया जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप में, लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज द स्टीफन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन अ कैटलिस्ट एडेड टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो वो कह रहा है कि जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो किसी रिएक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, वहां पे इंक्रीज हो जाता है।
बट द क्वेश्चन इज कि क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्या जो आपका कांस्टेंट K होता है उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं, देन देयर इज द नो चेंज, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि वो जो है कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इनिशिएट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम करता है और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, बट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है वो अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर? So this is the answer. Catalyst is used to increase the rate of reaction without actually participating in the reaction. Catalyst accelerate the rate of reaction and does not change the value of the Kc, कि वो उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं करती है। So this is all about today. I hope कि आपको सेशन पसंद आया हो और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ गए हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।